नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केटी सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में। मैंने आपको बताया था कि ये केटी सीरीज जो है वो आपको हर स्टेज पे काम आने वाली है। अगर आप केटी सीरीज के लेक्चर्स अगर देख लेते हो, जैसा कि आज का लेक्चर कश्मीर विवाद का है, हो सकता है ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके ये 1.5 घंटे आपकी लाइफ की टॉप मोस्ट एजुकेशन वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस 1.5 घंटे की वीडियो को देखने के बाद आप कश्मीर इश्यू पर किसी भी व्यक्ति से साथ में डिबेट कर सकते हो। मैंने इस 1.5 घंटे के लेक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कश्मीर मुद्दा जो है, कश्मीर विवाद जो है, उसका A to Z कवर हो जाएगा। आप अपने टीचर के साथ में भी डिबेट कर सकते हो। आप हो सकता है अपने आसपास के चारों तरफ के लोगों को हरा भी सकते हो। आपको पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कश्मीर के बारे में, एक तरीके से आप सरकार के डिप्लोमेट बन के भी जा सकते हो कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपकी जो मुझे ज़रूरत होगा वो इमेज वगैरह स्क्रीन पे लगा दूंगा। उसके साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ PDF की, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना और धैर्यपूर्वक ये लेक्चर पूरा देखना। क्योंकि ये लेक्चर आपके इंटरव्यू में, मेंस में, डिबेट्स में बहुत काम आने वाला है। बाकी जरूरी नहीं है आप सिर्फ स्टूडेंट ही हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप किसी भी तरीके का काम करते हो, ऐसे नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो श्रृंखला है वो लेक्चर आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें हर बिंदु को मैं 360 डिग्री कवर करूंगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कश्मीर विवाद की। मेरे पास में यहाँ पे PDF है और मैंने जो नोट्स बनाए वो भी मेरे पास में है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर सबसे पहले इंडेक्स लगा देता हूँ आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने 8 पार्टों में डिवाइड किया है, 8 बिंदुओं में डिवाइड किया हुआ है। पहला बिंदु जो है इंडेक्स जो है अपनी, तो वो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर का इतिहास देखेंगे पहले पहले हम। उसके बाद में दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है, उसके बाद में हम कश्मीर का भूगोल। एक्चुअली कश्मीर का इतिहास देखने से पहले हम कश्मीर का भूगोल देख लेंगे। ठीक है, भूगोल देखना जरूरी होता है, उसके बाद हिस्ट्री में जाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ तथ्य और आंकड़े देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएगी। तथ्य और आंकड़ों में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को किस किस रिलीजन के आधार पर कैसे कैसे बांटा हुआ है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरीके से कैसे बांटा हुआ है। फिर उसके बाद में हम अनुच्छेद 370 की बात करेंगे। अनुच्छेद 370 क्यों बनाया गया, क्या वो है स्थायी है या अस्थायी है, क्या वो हटाया जा सकता है। मोदी सरकार जो इसी मुद्दे पर अपना जम्मू कश्मीर में वोट बैंक की, मोदी सरकार जिसने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा माइलेज दिया था, तो क्या 370 हटाने वाली है। उसके बाद में हम आप्सवा एक्ट के बारे में बात करेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के युद्धों के बारे में बात करेंगे कि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 युद्ध हुए हैं और भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ है, क्यों क्यों हुए वो युद्ध और उन युद्धों का परिणाम क्या रहा, ये देखेंगे। वर्तमान स्थिति देखेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट क्यों है, वहाँ इतनी आतंकवादी घटनाएं क्यों होती हैं। और उसके बाद में हम मेरे पर्सनल विचार, एक्चुअली ये नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो सीरीज है, मैं इसमें 360 डिग्री तो कवर करूंगा ही। मैं एक निष्पक्ष रह के सारी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। अंत में मेरे पर्सनल विचार भी रखूंगा, क्योंकि ऐसा है कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति सर बोलेंगे फिर सर आपने नॉलेज ऑफ ट्रुथ श्रृंखला का नाम ही क्यों रखा है जब आप लास्ट में अपने सत्य नहीं बता रहे हो। तो मैं कोशिश ये करूंगा मेरे पर्सनल विचार फाइनली कि क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर का समाधान, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप मेरे जो समाधान हो, मेरे जो सुझाव हो, उनसे संतुष्ट ना हो, पर मैं अपने सुझाव आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी इमेज वगैरह और मूवीज के नाम आपको यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। मैं आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बताता चलूंगा कि कौन कौन सी मूवी आपको देख लेनी है। इसके बाद में मैं इस नॉलेज ऑफ ट्रुथ सीरीज में, केटी सीरीज में, बहुत सारी मूवीज का मैं विश्लेषण करूंगा कि आप इन मूवीज को, बहुत सारी मूवीज का मैं आपके लिए बोलूंगा कि आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग मैप की और ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैं आपकी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर और इंडिया का, सबसे पहले इंडिया का नक्शा लगाता हूँ। देखिए ये इंडिया का नक्शा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इंडिया का नक्शा। ये इंडिया का नक्शा आपको दिख रहा है। तो ऊपर की साइड में आपको जो ताज में अपना भारत का जो मुकुट जैसा दिख रहा है वो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा। हमने शुरू से बचपन से यही जम्मू कश्मीर पढ़ा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर बहुत अलग तरीके से है। इसके अलग अलग भाग हैं। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है और ज़्यादातर हिस्सा जो है अपने भारत के कब्जे में है। लेकिन ये पूर्ण रूप से, ये पूरा पूरा हिस्सा जो है, पूरा पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का है। ठीक है, यानी UN जो कहता है उस बात को मानना चाहिए और UN के नक्शे में जो है वो अपना भारत का पूर्ण नक्शा है। UN के नक्शे में जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ भारत का माना गया है। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। ये आप नक्शा ढंग से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी अपना भारत का नक्शा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। एक बार मैं इस मैप को, एक बार मैं जम्मू कश्मीर का नक्शा आपके लिए बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नक्शा बना दिया, जबकि स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया है।
यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की साइड वाली, आपकी स्क्रीन पे मैं पाकिस्तान लगा निकाल देता हूँ। देखो एक्चुअली में पाकिस्तान जो है वो 4 राज्यों में विभाजित है इस समय, मैं आपको बता चुका हूँ एक दो लेक्चर्स में, फिर भी आप देखिए। पंजाब पाकिस्तान में भी है। पंजाब भारत में थोड़ा सा ऐसा है, भारत में 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, पाकिस्तान के पंजाब की 12 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र पंजाब का पाकिस्तान के पास में है। पंजाब यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, पंच प्लस आब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियों वाला है, उसमें सिंधु भी शामिल हो जाती है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे सिंध प्रांत है, उसके पास में बलूचिस्तान है, और उसके पास में NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसे ख्वाबर खा प्रांत भी बोला जाता है। तो पाकिस्तान के 4 राज्य हैं, वो आपको नाम देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें से जो मैंने नक्शा बनाया है जम्मू कश्मीर वाला, इस जम्मू कश्मीर को नॉर्मली 3 अलग अलग देशों के हिसाब से 3 अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। अभी देखिए मैं अभी एक्चुअल बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा का पूरा नक्शा जो है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का है, पूरा पूरा भारत का है, भारत इसे लेकर के रहेगा। लेकिन वास्तविकता अब ये इस तरीके से है कि जो मैं रेड लाइन के अंदर का एरिया बना रहा हूँ इस तरीके से, ये 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 अपने इंडिया का हिस्सा है इधर की साइड में, ठीक है। ये अपने इंडिया का हिस्सा है ये वाला, इसे हम आजाद कश्मीर बोलेंगे या भारत का कश्मीर बोलेंगे, भारत का जम्मू कश्मीर बोलेंगे, ठीक है। इसके इधर की साइड में जो आपको देख रहे होंगे ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला, इसके इधर की साइड में ये जो हिस्सा आप दिख रहे हैं इसे बोलते हैं POK, यहाँ से लेकर के इधर की साइड में POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसे बोलते हैं COK चाइना अधिकृत कश्मीर या अक्साई चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया कि जम्मू कश्मीर के 3 भाग हैं, मैं आपको आगे पूरे लेक्चर में बताऊंगा कि ये 3 भाग कैसे हुए, कहाँ कहाँ से इसकी हिस्ट्री चली थी, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक जो अपना भारत वाला कश्मीर है यानी आजाद कश्मीर, और इधर की साइड में पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है जिसे हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं और पाकिस्तान वाले उसे आजाद कश्मीर बोलते हैं, ये पर्सपेक्टिव का व्यू होता है, ठीक है। ऊपर की साइड में आपको नॉर्थन एरिया यानी गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, उसके पास में आपको सक्षम वैली दिख रही होगी, और उसके पास में आपको सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा होगा। उधर से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो अक्साई चिन आपको दिख रहा होगा, तो अक्साई चिन जो है वो चीन के हिस्से में है। बाकी जितने भी क्षेत्र मैंने बताए सक्षम वैली जो वो भी चीन को दे दिया है पाकिस्तान ने। उसके अलावा जो अपना गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान वाला POK जो क्षेत्र है, और काराकोरम रेंज वाला अपना नॉर्थन एरिया, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो मैंने अब सबसे पहले इंडिया का मैप दिखाया, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद में मैं जम्मू कश्मीर के मैप में एंटर कर गया था। तो अब हम कश्मीर की हिस्ट्री से शुरू करते हैं, सारा कुछ कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे कश्मीर का जो शुरुआत हुई थी, कश्मीर को किसने, देखो कश्मीर के बारे में जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक मांडा नामक स्थान बताया था, तो वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, यानी कि ये करीब करीब 5000 साल पुराने समय से ही है। भगवान शिव का बहुत बार उल्लेख मिलता है कि कश्मीर की घाटी के क्षेत्र में, यानी अपना ये वाला यहाँ पे जो क्षेत्र है जैसे कि बताते हैं, वो अपने का भी उल्लेख मिलता है कि वो अपने कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में रहे थे किसी समय पे, ठीक है। उसके बाद में मेन जो उल्लेख मिलता है वो ऋषि कश्यप के बारे में। ऋषि कश्यप ने, माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि कश्यप ने अपने हाथों से वहां पे जो जमीन थी वो बैरन थी, यानी बंजर जमीन में बीच में एक नदी निकाली, जिसे एक नहर खोदी और जिसका नाम दिया उन्होंने झेलम। तो झेलम नदी के चारों तरफ एक घाटी बन गई थी, और वहां पे ऋषि कश्यप ने कश्मीर में श्रीनगर नामक एक शहर बसा दिया था, ठीक है। तो आप इधर देखिए ऋषि कश्यप जो है वो कश्मीर जो संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूखी हुई भूमि, ठीक है। ऋषि कश्यप ने वहां पे नहर बनाई और वो स्थान जो है वो हरा भरा हो गया। बाकी उसके बाद में आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में जब मैंने बताया था, तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी फर्स्ट एडी में हुई थी, फर्स्ट एडी यानी 78 पहली शताब्दी में हुई थी, यानी 78 AD के आसपास में हुई थी। वो चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और उस समय जो राजा थे वो थे वशिष्ठ, उस समय जो अध्यक्ष थे उस चौथी संगीति के वो वसुमित्र थे, और शासक जो थे वो कनिष्क थे। उसके अलावा कश्मीर का जो उल्लेख मिलता है वो अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में मिलता है। ये तो नॉर्मल पुरानी हिस्ट्री आती है। अब ओरिजिनल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं जो हमें किताबों में और स्पष्ट रूप से मिलती है, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी बनाई हुई है और एक एक करके इसे मैं फास्ट वे में चलता हूँ और पूरी कहानी बताता चलूंगा, एक एक चीजें, इसमें पूरा का पूरा इतिहास है कश्मीर का पिछले 4000 साल का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कश्मीर का उल्लेख मिलता है हिंदसाम नामक एक यात्री आए थे हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन 600 ईसी के पास में, यानी 6वीं शताब्दी के बाद आसपास में। तो हिंदसांग जो आए थे हर्षवर्धन के काल में आए थे, तो उन्होंने एक काश्मीर ला नामक एक नोट लिखा था, उसमें कश्मीर का उन्होंने वर्णन किया था, ठीक है।
उसके बाद में कश्मीर का वर्णन मिलता है कल्लड़ द्वारा, एक रचित पुस्तक थी राजतरंगिणी, तो उसमें 12वीं शताब्दी की बात आती है। उसके बाद में कश्मीर वाले क्षेत्र पर पश्तून दुर्रानी एम्पायर का शासन हो गया था। पश्तून दुर्रानी एम्पायर आपने सुना होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अफगान पश्तून दुर्रानी और अपने मराठा शासकों के बीच में हुआ था, उससे पहले पश्तून दुर्रानी एम्पायर वालों ने ये कश्मीर वाला क्षेत्र पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। फिर 1819 से 1822 तक राजा रणजीत सिंह जो सिख राजा थे, उनका पूरे पंजाब वाले क्षेत्र में यहाँ पे पूरा कब्जा था और उसके अंडर में आता था ये पूरा जम्मू कश्मीर। इस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर उनके अंडर में आता था। तो वो शासन को संभाल नहीं पाते थे, तो उन्होंने छोटे छोटे सूबे रियासतों में बांटा हुआ था। तो ये वाला जो सूबा था वो राजा गुलाब सिंह को और जनरल जोरावर सिंह के हिस्से में दिया हुआ था। उन्होंने 1822 से 1840 तक उनके हिस्से में रहा। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों में और सिखों में युद्ध हुआ, अंग्रेज और सिखों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि एक तरीके से सिख हार गए थे और वहां पे उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी थी। लाहौर यहाँ पे पाकिस्तान में, इस जगह पे मैं आपको लोकेशन बना देता हूँ। लाहौर की संधि करनी पड़ी थी और लाहौर की संधि में अंग्रेजों को अंग्रेजों को ये कश्मीर देना पड़ा था राजा हरि सिंह के राजा रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, वहां से ये अपना जम्मू कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया। और जो यहाँ के शासक थे या सूबेदार थे, जो अपने मैंने बताया था गुलाब सिंह, वो अंग्रेजों के पास गए और अंग्रेजों से उन्होंने उसे खरीद लिया था अपने लिए। कि तो ये अमृतसर की संधि हुई, गुलाब सिंह डोगरा को अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत गुलाब सिंह डोगरा को जम्मू कश्मीर बेच दिया गया। तो ये नॉर्मली फास्ट कहानी चल रही है, इस पे आप ज्यादा ध्यान न दीजिए, आगे कहानी बदलती जाएगी। तो अब यहाँ पे डोगरा शासकों का शासन हो गया, इस जगह पे डोगरा वंश का शासन शुरू हो गया है, डोगरा वंश। तो डोगरा वंश चलता है, तो इसे अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट यानी राष्ट्रीय रियासत घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय रियासत एक तरीके से जैसा कि अपने राजस्थान की जितने भी रियासत थी, वहां पे अंग्रेजों का बड़े लेवल पे अधिकार रहेगा, छोटे छोटे काम उन्होंने लोकल राजाओं को दे दिए थे। तो जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय रियासत घोषित कर दिया था। उसके बाद में कंटिन्यूसली डोगरा शासक आते रहे, यानी गुलाब सिंह रहे, उसके बाद में रणवीर सिंह आए, उसके बाद में प्रताप सिंह आए, उसके बाद में हरि सिंह आए, उसके बाद में करण सिंह आए। मैं ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हो, लेकिन हिस्ट्री देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरा कहानी बताऊंगा 370 की, और अपना यूएन में कैसे गए, वो पूरा भारत पाकिस्तान की युद्ध हिस्ट्री देख लीजिए जल्दी जल्दी से। 1925 से 1947 तक राजा हरि सिंह का शासन था। अब 1947 में भारत आजाद होने वाला था। जब भारत आजाद होने वाला था, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जुलाई 1947 में पास किया गया, जिसके तहत उस अधिनियम में यह घोषणा की गई थी कि जितने भी देसी रियासत हैं वो चाहे तो भारत में मिल जाएं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, और चाहे तो वो स्वतंत्र हो जाएं, यानी अपने आप को एक अलग देश बना लें। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पाकिस्तान था वो धर्म के आधार पर बना हुआ देश था। धर्म के आधार पर कोई भी देश, यानी संप्रदाय के आधार पर बना हुआ देश था, और संप्रदाय के आधार पर देश कभी टिकता नहीं है। पाकिस्तान वाले चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि मुस्लिम माहौल है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने पाकिस्तान में मिल जाएगा। जबकि वहां का जो राजा था, राजा हरि सिंह, वो हिंदू था, और प्रजा जो थी बाहुल्य में 70-80% उस समय जो थी वो मुस्लिम थी। 70% के आसपास थी, अभी तो ज्यादा हो गई है वहां पे क्योंकि हिंदुओं को भगा दिया गया है। तो 70% के आसपास जो थी मुस्लिम जनसंख्या थी। लेकिन जनता सेकुलर थी, वहां की जनता नहीं चाहती थी पाकिस्तान के साथ में जाना। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो चाहता था कि ये हमारे साथ में मिले। तो उस समय भारत ने और पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बनाया, यानी विलय पत्र बनाया। जो रियासत भारत में मिलना चाहती है तो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। राजा हरि सिंह जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, वो बफर जोन में नहीं फंसना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम दोनों से अलग अलग हैं, इधर की साइड में भारत, इधर की साइड में पाकिस्तान, हम अपना एक स्वतंत्र देश बना लेते हैं। हमारा जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, हमारी जनसंख्या मुस्लिम है और हम हिंदू राजा हैं, हम एक अलग देश बना लेते। यहीं पर राजा हरि सिंह बहुत बड़ी गलती कर गए। भारत और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम स्टिल स्टैंड रखना चाहते हैं, यानी जैसी स्थिति है वैसा ही रखना चाहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है इस समय और इसे अलग देश ही रखना चाहते हैं। भारत ने उस समय मना कर दिया था, क्योंकि भारत को पता था कि तुम अगर अलग राज्य रहोगे, अलग देश रहोगे, तो पाकिस्तान तुम पर हमला करेगा और पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर को मिला लेगा। ये निश्चित सा था और आगे आने वाले समय पे हुआ भी यही था। राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, पाकिस्तान ने इधर की साइड से अपने लड़ाकों को भेजना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर की तरफ, कि जाओ और जम्मू कश्मीर पर हमला करके जम्मू कश्मीर को जीत लो। इस तरीके से पाकिस्तान ने एक नई रणनीति बनाई कि इधर की साइड से हमला करेंगे और जाके जम्मू कश्मीर को जीत लेंगे। ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम। इधर की साइड से उन्होंने कुछ कवालियों को भेजा था, कुछ अफगान पठानियों को भेजा था, और कुछ पाकिस्तान के सैनिकों को
एक ट्राइबल वेशभूषा बनाकर, ट्राइबल वेशभूषा में भेजा था, यानी सैनिकों के रूप में नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के एक तरीके से राष्ट्रपति जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक आपस में तुम लड़ोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यहाँ से एक शांतिपूर्वक देश छोड़ के जाऊं। तो यहाँ से उन्होंने एक कबायली वेशभूषा में अपने लड़ाकों को भेजा था, और उन्होंने इधर की साइड में जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। श्रीनगर यहाँ पे है, इस जगह पे। श्रीनगर राजधानी थी, जम्मू यहाँ पे है। जम्मू बाद में राजधानी बनाई गई है, अभी दो राजधानियां। तो उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, और जब वहां पे राजा हरि सिंह को पता चला कि इधर की साइड से पाकिस्तान की तरफ से सैनिक आ रहे हैं और हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो वो राजा हरि सिंह घबरा गए। राजा हरि सिंह सहायता के लिए गए जवाहरलाल नेहरू के पास में। जवाहरलाल नेहरू और राजा हरि सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे बाय डिफॉल्ट बचपन से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी जम्मू कश्मीर कश्मीर में ही हुआ था, कश्मीर घाटी में हुआ था। तो राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने वो कागज पेश कर दिया, ये लीजिए कागज, पहले इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम आपके साथ में मिल रहे हैं। जैसे ही आप इस पर हस्ताक्षर कर दोगे, तुरंत हम अपनी सेना श्रीनगर में भेज देंगे। कुछ दिनों तक राजा हरि सिंह ने अदर जुल में रहे, सोच विचार करते रहे, लेकिन उनके पास में कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर वो दस्तखत नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते, तो उधर की साइड से जो कबायली पठानी आ रहे थे, पाकिस्तान की सैनिक जो आ रहे थे, वो पूरे श्रीनगर पे कब्जा कर लेते। हाँ, उसके बाद में राजा हरि सिंह ने उस पर दस्तखत कर दिए, और जैसे ही दस्तखत किए, भारत की सेना श्रीनगर पहुंच गई और श्रीनगर को सुरक्षित कर लिया। ठीक है, लेकिन तब तक वो कबायली इस वाले क्षेत्र तक, यहाँ तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक, यानी जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा ऐसा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अब भारत की सेना ने इधर से वापस से रिटेलिएट करना शुरू किया, वापस से आक्रमण करना शुरू किया, और उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। भारत उसे पीछे धकेल ही रहा था, धीरे धीरे धकेल रहा था, लेकिन बीच में जवाहरलाल नेहरू जी को एक नया आइडिया आ गया। नहीं, हम दोनों देशों के बीच में लड़ाई है, तो ऐसा करते हैं, यूएन चलते हैं। एक्चुअली में वो बहुत बड़ी गलती माना जाता है जवाहरलाल नेहरू की, कि यूएन जाना, क्योंकि भारत के पास में जब सैनिक अच्छे थे, भारत के पास में जब ताकत थी, तो पहले इन्हें पूरा खदेड़ देना चाहिए था। भारत यूएन चला गया, यूएन ने काउंसलिंग एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसके बाद में एक कमेटी बताई, और यूएन ने कहा कि जैसा है अभी उसी जगह पे सीज फायर कर दो। सीज फायर का मतलब है कि जहां पे जैसे हो वहीं पे रुक जाओ, यानी आपने बंदूक तानी हुई है, अब बंदूक से गोली नहीं निकालनी है, अभी आपको यहीं पे रुक जाना है, सीज फायर कर दो। तो उस समय जो सीज फायर हुई थी, उस समय तक जो पाकिस्तान के हिस्से में, इधर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में था, और इधर की साइड वाला भारत के हिस्से में था, तो वहां पे सीज फायर कर दी गई। और यूएन ने कहा था कि यहाँ पे हम जनमत संग्रह कराएंगे। पहले पाकिस्तान को उधर जाना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानियों को, यानी पाकिस्तान के सैनिकों को बाहर निकलना पड़ेगा, भारत के सैनिकों को बाहर निकलना पड़ेगा, और हम जनमत संग्रह करवाएंगे। तो ऐसा यूएन ने कहा था। उसके बाद में ना पाकिस्तानी वापस हटे, ना भारत के सैनिकों के, ना भारत ने कभी जनमत संग्रह करवाया। चलो आगे देखते हैं, नोट्स के हिसाब से देखते हैं, कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 में आया, उसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप लोकतांत्रिक हो चुके हो, लेकिन रिपब्लिक नहीं हो। रिपब्लिक यानी देश का जो राजा है, देश का जो मुखिया है, वो जनता नहीं चुन रही है। उस समय 1947 से 1950 तक, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ था। उस समय पूर्ण रूप से संप्रभु हुआ था भारत। उस समय तक डोमिनियन था, अधिशासी था। 1950 तक गवर्नर जनरल होता था, शुरुआत में लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद में 1950 तक गवर्नर जनरल होता था। तो उसमें शुरुआत में जो थे लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1950 में जैसे ही भारत का संविधान घोषित हुआ, उस समय भारत जो था वो रिपब्लिक हो गया था, यानी देश का मुखिया भी जो है जनता चुनने लग गई थी। 1947 में ही पाक समर्थित कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। ये बात चल रही है अक्टूबर 1947 की। राजा ने 25 अक्टूबर 1947 को जो विलय दस्तावेज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, 25 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र पर, विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी वो भारत के साथ ऑफिशियली मिल गए थे। उसके बाद में भारत ने सेना भेज दी थी, और भारत ने सेना भेज करके उस कश्मीर को, श्रीनगर को सुरक्षित कर लिया था। ठीक है, और उस समय वहां पे शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छे, शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। डॉक्टर करण सिंह जो उस समय वहां के राजा थे, यानी जो राजा हरि सिंह के बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, उनको सदर रियासत बना दिया गया था मार्च 1948 में। भारत में उधर की साइड में, भारत में अपने दिल्ली में संविधान सभा बनी हुई थी। ये बात 1948 के आसपास में चल रही है, तो आपको पता ही होगा 1940 से लेके 1940, 9 दिसंबर 1940 से लेके अपना 26 नवंबर 1949 तक अपनी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। तो भारत में संविधान सभा अपने आर्टिकल बनाई रही थी, तो उसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, क्योंकि जब राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए थे, तो उन्होंने कुछ विशेष मांगे रखी थी, और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मान लिया था। तो आर्टिकल 370 पारित किया गया था, जिसका अंबेडकर ने विरोध किया था। नेहरू और पटेल ने समर्थन किया था। नेहरू ने इसलिए समर्थन किया था
कि नेहरू चाहते थे कि हाँ इनकी मजबूरी से इनकी क्योंकि नेहरू चाहते थे कि राज्य राज्य से सारे काम होने चाहिए, राजा हरि सिंह जो मांग कर रहे हैं उन्हें मांग लेते हैं। पटेल ने इसलिए समर्थन किया था कि अभी हम कर लेते हैं, अभी इन्हें जम्मू कश्मीर की सारी बातें मान लेते हैं, कुछ समय बाद में उन सारी बातों को खत्म कर देंगे। लेकिन पटेल जो चले गए उसके बाद में वो 370 वाला जो आर्टिकल था वो लॉन्ग रन में चला गया। आगे बात करेंगे आर्टिकल 370 की। उसके बाद में भारत और चीन में युद्ध हुआ 1962 में, जिसे आप जानते ही हैं। अक्साई चिन युद्ध वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के कब्जे, उस युद्ध में अक्साई चिन वाला जो क्षेत्र था वो अपने चीन के कब्जे में चला गया था। वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। भारत और पाकिस्तान में 1965 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और बॉर्डर मूवी उसी पर आधारित है, आपने देखी होगी, ठीक है। रॉ, उस समय के बाद में रॉ की स्थापना की गई थी। आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया था, जम्मू कश्मीर के राजा की विशेष मांग पर। आर्टिकल 327 आर्टिकल 370 जो है वो भाग 22 का हिस्सा है। भाग 22 वाले जो आर्टिकल है वो अस्थायी है, संक्रमणकालीन है तथा विशेष प्रावधान है। अस्थायी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अस्थायी, ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग रन के लिए नहीं है। उस समय जब ये संविधान में डाला जा रहा था आर्टिकल, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्वायत्तता दी जा रही थी, तो अंबेडकर ने इस आर्टिकल का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने तो बातें मान ली थी, पटेल ने भी बात इसलिए मानी थी क्योंकि पटेल चाहते थे कि अभी जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर हिस्सा हो जाए भारत का, बाद में मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। लेकिन पटेल ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। अगर पटेल 10-20 साल और जीवित रहते तो आर्टिकल 370 को उसी समय खत्म करवा दिया जाता। लेकिन पटेल के बाद में नेहरू ने एक्शन नहीं लिया। बाद में फिर राजनीति ऐसी हो गई कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया आर्टिकल 300 में। अब देखते हैं कि सन 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था। भारत और चीन में चीन अपना पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसकी जो आर्मी है उसे रेड आर्मी यानी रेड आर्मी या पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक आर्मी बोला जाता है, पीएलए बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है उसे। तो 1962 में भारत और जो चीन के संबंध थे 1962 तक बहुत अच्छे थे। भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो चीन के बहुत अच्छे समर्थक थे। उन्होंने यूएन में, जब यूएन ने बोला था कि भारत को परमानेंट सदस्य बनाया जाना चाहिए, तब भारत की बजाय जवाहरलाल नेहरू ने चीन को परमानेंट समर्थन भारत की बजाय जवाहरलाल नेहरू ने चीन को परमानेंट सदस्य बनाने पर जोर दिया था। जबकि यूएन तो उसे देश तक नहीं मान रहा था, क्योंकि यूएन ने बोला था कि ये जो अपना चीन है ये एक पूर्ण रूप से देश नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन था और कम्युनिस्ट शासन से यूएन को नफरत थी उस समय, ठीक है। तो उस समय भारत ने चीन का समर्थन किया था, लेकिन और भारत और चीन के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी चल रहे थे। कुछ समय पहले 1960 के आसपास में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलकर एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से वापस गए, जाते ही उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण कर दिया था। एक्चुअली में भारत के पास में वो उस समय भारत उस युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं था। भारत की जो सेनाएं थी वो मैदानी इलाकों के हिसाब से फिट थी। चीनी जो सैनिक थे वो पहाड़ी पर्वतीय इलाकों से फिट थे। चीन ने पर्वतीय इलाकों से इधर की साइड में इस वाले क्षेत्र पर हमला किया इधर, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है इधर वही हमला किया था। भारत के सैनिक उस समय एक तरीके से फिट नहीं थे उस युद्ध के लिए, और भारत को उस युद्ध में आप एक तरीके से मान सकते हो भारत के साथ में एक बहुत बुरी पराजय हुई थी। उसमें पराजय तो क्या हुई थी कि भारत उस समय तैयार नहीं था, तो चीन ने ऊपरी इलाकों से आक्रमण किया, तो भारत के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। और चीन ने बहुत सारे से इधर वाला ये वाला हिस्सा और ये अरुणाचल प्रदेश वाला ये हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन धीरे धीरे बाद में चीन ने अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा तो दे दिया था वापस, और खुद वापस चले गए थे, लेकिन अक्साई चिन वाला हिस्सा अभी भी चीन के हिस्से में। एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं रहती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब ज्योग्राफी बता रहा था राजस्थान वाली, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पर्वतीय इलाका है, ये वाला पूरा पर्वतीय इलाका है, और यहाँ पे अपने को जाना, वहां उधर पहुंचना बहुत कठिन होता है उधर की साइड में। तो मैंने इसलिए बताया था कि अगर जम्मू से और कश्मीर के बीच में एक लंबी सुरंग बनाई गई है, वो तो हिमालय पर्वतमाला को काट कर ही बनाई गई है। तो उधर की साइड में जो स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, और उसके कुछ समय बाद में रॉ की स्थापना की गई थी, रिसर्च एनालिसिस विंग की स्थापना की गई थी, जो अपना आप देखते ही हैं सलमान खान का एक था टाइगर वगैरह, ऐसे ही फोर्स वगैरह, फोर्स 2 वगैरह, उन मूवीज में रॉ का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। पाकिस्तान 2 भागों में बना हुआ था। इधर की साइड में ये जो अपना बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और इधर की साइड में ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है ये वाला जो अभी हम देखते हैं, ये अपना पश्चिमी पाकिस्तान था ही, ठीक है। तो वहां पे 1971 में जो चुनाव हुए थे, तो पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे,
इन लोगों ने, ये जो लोग थे इधर वाले पश्चिमी वाले, इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें थोड़ा सा नीचा मानते हैं, नीच मानते थे उन्हें, छोटे लेवल का मानते थे, लोअर कास्ट का मानते थे एक तरीके से। तो उन्होंने यार हम यहाँ के और हमने ही पाकिस्तान आजाद कराया और तुम्हें अपना प्रधानमंत्री कैसे मान सकते हैं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ के लोगों को विद्रोह करने के लिए अपनी आर्मी भेज दी थी, यहाँ के लोगों को दमन शुरू कर दिया था। तो लोग यहाँ से निकल निकल के भारत की साइड में आ रहे थे। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। आगे पूरी उसमें कहानी देखेंगे हम। उसके बाद में बांग्लादेश में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हुआ और बांग्ला मुक्ति वाहिनी मोर्चे की शुरुआत हो गई थी 1971 में। भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, स्माइलिंग बुद्धा उस ऑपरेशन का नाम था, पोखरण फर्स्ट उस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1984 से यहाँ पर सियाचिन नामक एक जगह है, वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़पें होती रहती हैं और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था सियाचिन के पास में ही। ठीक है, फिर आगे जम्मू कश्मीर की कुछ बात करते हैं कि 1987 में जम्मू कश्मीर के राज्य में चुनाव हुए थे। मैं फर्स्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आगे विश्लेषण करूंगा सारी चीजों का। 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तो उसमें कुछ धांधली हो गई थी चुनावों में, तो वहां की जनता में अनरेस्ट हो गया था और उस अनरेस्ट का या अशांति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने फंडिंग शुरू कर दी और पाकिस्तान ने अपने अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर में एंटर करा दिया था। 1987 के बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई थी। 1987 के बाद में जम्मू कश्मीर एक तरीके से पाकिस्तान जो सोच भर रहा था जम्मू कश्मीर के युवाओं में, वही जम्मू कश्मीर के युवाओं की सोच बढ़ती जा रही थी। 1988 से उग्रवाद की शुरुआत हो गई थी और भारत सरकार ने वहां पे आफ्सा नामक एक्ट जो है वो लगा दिया था। आफ्सा एक्ट जो है 1958 में बनाया गया था और 1988 में जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। और उसके बाद में कुछ एक बिंदु मैं आपको पढ़ देता हूँ। 1990 में कश्मीरी पंडितों ने पलायन शुरू कर दिया था। चौथा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे करगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, सियाचिन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा अपने भारत की संसद पर हमला किया गया था 2001 दिसंबर में। उसके बाद में 2008 में अपने भारत में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिन्हें 9/11 के नाम से जाना जाता है, ताज होटल में जो हुआ था। उसके बाद में 2010 से अनरेस्ट हो गया था। 2008 में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए थे। 2008 में चुनाव में जो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थे उसके उमर अब्दुल्ला सीएम बने थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है उसके उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में 2013 में पाकिस्तान चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की और 2014 में अपनी नरेंद्र मोदी सरकार बन गई थी। 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी है और मोदी एक नई नीति के साथ आए। पहले तो उन्होंने एग्रेसिव नीति अपनाई, उसके बाद में सॉफ्ट होने की कोशिश की। लाहौर गए थे, लाहौर में उन्होंने उनके बर्थडे पर जाके मिले थे नवाज शरीफ के, लेकिन जैसे लाहौर से वापस आए तो पठानकोट हमला हो गया था। उसके बाद में अपनी सरकार जो फिर से एग्रेसिव हो गई थी, तो अपनी सरकार ने आर्मी को ओपन एंड दे दिया कि आप अगर पाकिस्तान के व्यक्ति अगर पाकिस्तान के सैनिक अगर हमला करते हैं और 1-2 सैनिकों को भी मारते हैं तो उसके बाद में आप उनके 5 सैनिकों को 10 सैनिकों को मारो। ठीक है, तो इसमें आपके लिए मैं एक मैप दिखाता हूं और उसमें आपको बताता हूं रेड क्लिफ नामक रेखा और मैकमोहन रेखा क्या है। तो आप मैप में देखिए रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। आपकी स्क्रीन पर ये जो इमेज लगी हुई है आप इसमें देखें। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बनाने थे। तो देशों को बनाने के लिए उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर साइरिल रेडक्लिफ नामक एक व्यक्ति को चुना गया था कि आप जाइए और एक रेखा खींच दीजिए ताकि पता चल जाए कि इधर की साइड में भारत है, उधर की साइड में पाकिस्तान है। तो वो इतने ज्यादा जानकार तो थे नहीं सर रेडक्लिफ, तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से ये रेखा बना दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये दोनों क्षेत्रों में बनाई गई थी। तो ये याद रखना 1947 में सर रेडक्लिफ रेखा बनाई गई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। जहां जहां आप रेड दिख रहा है यानी पूर्वी वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, जैसे आज के समय पे बांग्लादेश बोला जाता है। बांग्लादेश पहले अलग देश नहीं था, बांग्लादेश 1971 में अलग देश बना है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था 1971 तक, इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान, उधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान, यानी ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान के दोनों भागों के लिए बनाई गई थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लिए। मैकमोहन रेखा जो थी वो 1914 में बनाई गई थी, भारत और तिब्बत के बीच बनाई गई थी। भारत यानी ब्रिटिश राज भारत, भारत तो कोई अलग सॉवरेन देश था ही नहीं, ब्रिटिश राज वाला जो भारत था और तिब्बत वाले जो थे क्षेत्र थे उनके बीच में बनाई गई थी। यानी ये वाली रेखा, यहाँ से इधर की साइड से ये वाली रेखा इस तरीके से, और इधर की साइड में ये तिब्बत वाली जो रेखा बनाई गई थी भारत और तिब्बत के बीच में बनाई गई थी उस समय। तो मैकमोहन रेखा जो बनाई गई थी 1914 में बनाई गई थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख लेते हैं। ठीक है, और जैसे आज का चीन मानने से इनकार करता है, आज का चीन इसलिए नहीं मानता कि तिब्बत जो था उस समय एक स्वतंत्र देश था। 1949 में तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके जीत लिया और तिब्बत को अपना क्षेत्र बना लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया तिब्बत को। तिब्बत अभी चीन का हिस्सा है। तो चीन बोलता है कि 1914 में हम थे ही नहीं, तो हम इस रेखा को नहीं मानेंगे। तो ये कैसी विडंबना है, ये अपनी सोचने लायक बात है।
ठीक है, अभी मैं कश्मीर के भूगोल का आपके लिए इमेज लगाता हूँ, आप इमेज देखिए। पहले आप ज्योग्राफिकल इमेज देख लीजिए। ये मैं आपको मैप में एक बार बता भी चुका हूँ। ये सारा लेक्चर्स जो है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी कवर कर रहा हूँ, पॉलिटी भी कवर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको नदियां दिख रही होंगी। पहले तो नदियां देख ऊपर की साइड से देखिए, आपको जहां जहां पे थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड दिख रहा होगा, वहां पे आपको हिमालय दिख रहा होगा, उसके बाद में नदियां दिख रही होंगी। तो नदियां जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो नाम बोल देता हूं मैं। इंडस नदी आपको दिख रही होगी, जो अपने तिब्बत वाले रीजन से मानसरोवर लेक से निकलती है और जम्मू कश्मीर में होते हुए अपने पाकिस्तान में एंटर करती है और नीचे की साइड में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल रही है और अपने अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न ले रही है और नीचे की साइड में बंगाल सागर में गिर रही है। भारत की तो गंगा नदी है ही है। उसके अलावा ऊपर चीन की साइड में देखिए येलो रिवर, जिसे पीली नदी भी बोलते हैं। और अपने एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग, देखिए यांगटीसी कियांग आपको दिख रहा होगा, ऑटोमेटिकली सबसे लंबी नदी दिख रही है। उसके बाद में उनसे यांगटीसी कियांग से जस्ट नीचे जो है मेकोंग रिवर है। उसके अलावा साल्बिन नदी है, उसके बाद में इरावदी नदी है। तो ये जो नदियां हैं मेकोंग, साल्बिन और इरावदी, ये अपनी एक तरीके से पूरब और दक्षिण, यानी दक्षिण पूरब का एशिया है उसकी नदियां हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदियां हैं। अब पर्टिकुलरली अब पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर पर ले आता हूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर। तो मैं आपको पहले यहाँ पे मैप में बताता हूँ, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर को पूरे 7 भागों में बांटता हूं मैं। पहले तो 3 देशों में, 3 अलग अलग 3 देशों में बांट दिया। ये चीन वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा और ये भारत का और ओरिजिनल जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब भारत के भी जम्मू कश्मीर को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक नीचे की साइड में यहाँ पे है, ये इसे बोलते हैं जम्मू क्षेत्र। उससे ऊपर है ये कश्मीर क्षेत्र और इधर की साइड में है लद्दाख क्षेत्र। ये कश्मीर है, ये जम्मू है, ये लद्दाख है। जम्मू में अपने हिंदू ज़्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य है और लद्दाख में अपना बौद्ध बाहुल्य ज़्यादा है। उसके बाद में पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है, उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक ये वाला कश्मीर, इसे उधर की साइड में पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में, जबकि हम बोलेंगे उसे गुलाम कश्मीर। क्या बोलेंगे? गुलाम कश्मीर। और इसे बोलते हैं नॉर्थर्न एरिया, नॉर्थर्न एरिया यानी उत्तरी क्षेत्र। इसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान नाम अगर आपने सुने हो। 15 अगस्त 2016 के भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले से बोला था गिलगिट बाल्टिस्तान और इधर की साइड में बलूचिस्तान, इन जगहों पर पाकिस्तान जो है एक तरीके से अत्याचारी नीति अपना रहा है। वहां के जो संसाधन है उन्हें निकाल रहा है और उन लोगों को गरीब छोड़ रहा है। तो ये नाम आपने सुना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के नॉर्मली 3 देशों में बटा हुआ है पूरा पूरा जम्मू कश्मीर। एक अपने भारत के हिस्से में, एक पाकिस्तान के हिस्से में और एक अपना चाइना के हिस्से में, ठीक है। उन तीनों देशों के बीच में भी इसके छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं, ठीक है। एक हिस्सा जो अपने भारत में भी 3 हिस्से हैं। नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू का हिस्सा है। उससे ऊपर का हिस्सा जो है वो कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। और इधर की साइड में लद्दाख, और ये अपना पूरा भारत है। ये आपको इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा। पाकिस्तान वाली बात, इस क्षेत्र की बात करते हैं। इधर की साइड में यहाँ पे गुलाम कश्मीर है पाकिस्तान का, नीचे वाले क्षेत्र में, और ऊपर की साइड में नॉर्थर्न एरिया बोलते हैं जिसे गिलगिट और बाल्टिस्तान बोलते हैं। 15 अगस्त 2016 के भाषण में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगिट बाल्टिस्तान का और बलूचिस्तान का नाम दिया था। उन्होंने बोला था कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की सरकार सामान्य जनता पर अत्याचार कर रही है, ठीक है। तो आजकल मैंने तो आजकल का अभी कल परसों की खबरों में पढ़ा था कि यहाँ पे गुलाम कश्मीर में आजकल पाकिस्तान के विरोध में बहुत ज़्यादा नारे लगाए जा रहे हैं और वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चीन का इधर वाला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन, ये चीन वाला, अब जो चीन के क्षेत्र में, इसे बोलते हैं अक्साई चिन। मैप में आप आसानी से देख सकते हैं नॉर्थर्न एरिया। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे सच्चम वैली, सच्चम वैली के नीचे सियाचिन ग्लेशियर और बीच में आपको काराकोरम पास दिख रहा होगा। काराकोरम पास यानी दर्रा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो उत्तर से जितने भी लोग आते हैं वो काराकोरम पास से ही आते हैं। उसके बाद में अक्साई चिन आपको दिख रहा होगा। और इधर की साइड में आइए अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहां पे आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ है, ये गलत है, इसे गुलाम कश्मीर मानिए। हमारी दृष्टि से वो गुलाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर अपना वाला हिस्सा है। उस आज़ाद कश्मीर या गुलाम कश्मीर की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। और ऊपर की साइड में नॉर्थर्न एरिया है, वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान। अपना जो भारत में जम्मू कश्मीर है उसके 3 भाग हैं, जम्मू और कश्मीर वाला जिसकी राजधानी श्रीनगर है, उसके बाद में लद्दाख वाला जिसकी राजधानी क्षेत्र जो है वो लेह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्रीनगर से और लेह जाने के लिए बीच में
श्रीनगर से और ले जाने के लिए ये राजमार्ग यूज किया जाता है। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है और पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि इस सियाचिन ग्लेशियर को, इस सियाचिन वाले ग्लेशियर को यहाँ पे ये जो हाईवे इसे ब्लॉक कर दिया जाए। तो ब्लॉक करने के बाद में भारत का लद्दाख से कनेक्शन टूट जाएगा। तो पाकिस्तान ये चाहता, 1999 का कारगिल युद्ध इसी बात के ऊपर हुआ था। आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटली कुल 7 भागों में बांट दिया, 3 भारत के हिस्से में, 2 पाकिस्तान के में, और अक्साई चिन्ह और सक्षम घाटी जो है वो अपने चीन वाले क्षेत्र में आ गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 भारत में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गुलाम कश्मीर, नॉर्थर्न एरिया यानी गिलगित बाल्टिस्तान, और चीन के कस्बे में अक्साई चिन और सक्षम घाटी। सक्षम घाटी एक्चुअली में थे पाकिस्तान के पास, उन्होंने चीन को वो एक तरीके से दे दिए गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो ये हिमालय क्षेत्र है पूरा जम्मू कश्मीर, वहाँ पे बर्फीला इलाका है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में घाटियाँ हैं। घाटियाँ मतलब ये है कि इन द सेंस ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इधर की साइड में ऊपर वाला ये हिमालय है, लेकिन बीच में कुछ पहाड़ियों के बीच में, घाटियों का मतलब मैंने बताया था कि अगर 2 पहाड़ी हैं बड़ी बड़ी और उनके बीच में समतल मैदान जो बन जाता है उसे घाटी बोलते हैं और समतल मैदान बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से एक बहुत ही उपजाऊ समतल घाटी है, समतल मैदान है, जिसे कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी बोला जाता है। तो ये सब जो अपने आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो इसी क्षेत्र में होती हैं, कश्मीर वैली में ही। ठीक है, अभी बात करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। पता, यहाँ पे ज्यादातर जनजाति जनसंख्या रहती है, पशुपालक रहते हैं, जो गुज्जर बकरवाल जनजाति है वहाँ पे वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो शहरों में कम रहते हैं, अभी धीरे धीरे शहरों में लोग बढ़ रहे हैं, बाकी नॉर्मली वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन 7 क्षेत्रों की जनसंख्या और इनमें कौन कौन सी जो रिलीजन है वो ज्यादा है। इसमें पूरी जो सारणी बनाई हुई है मैंने उसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्र कौन सा है, उसको इस समय शासन कौन कर रहा है और कौन उस पर दावा करता है, वहां की जनसंख्या क्या है, उस जनसंख्या में से हिंदू कौन है, मुस्लिम कितने हैं और अन्य कितने हैं। तो पहला जम्मू क्षेत्र। जम्मू जो है वो भारत का निचला वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे नीचे वाला हिस्सा है। जम्मू भारत का निचला निचला हिस्सा है, ये भारत के द्वारा शासित है। इस समय पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है। ठीक है, पाकिस्तान तो पूरे जम्मू कश्मीर को अपना बताता है, ओरिजिनली में पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। ठीक है, वहां पर 45 लाख जनसंख्या रहती है, उसमें से 65% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम हैं और 5% के आसपास में सिख हैं। दूसरा कश्मीर घाटी, ये वाला ऊपर वाला जम्मू से ऊपर की साइड में ये पूरा वाला क्षेत्र, और इसमें भी यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, ऐसे बोलते हैं कश्मीर घाटी। ये भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान बोलता है कि हमारा है। उसके बाद में यहाँ पे जनसंख्या जो वो 55 लाख है, 55 लाख वहाँ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसमें से 55 लाख में से अभी 2% के आसपास हिंदू हैं। पुराने समय पे 1990 तक, आज़ादी के टाइम पे तो 15% के आसपास थे, 1990 तक 10% थे, अभी 2% ही रहे वहाँ पे। और 97% मुस्लिम है और 1% वहाँ पे सिख मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा क्षेत्र, ये वाला अपना लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में वो भारत के हिस्से में पाकिस्तान अपना बताता है, वहाँ पे 3 लाख जनसंख्या है, उसमें से 6% हिंदू हैं, 44% मुस्लिम है और 48% जो है अपने बौद्ध बाहुल्य हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें रेशियो बिगड़ गया है, तो 50% के आसपास जो है अपने बौद्ध समुदाय के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं गुलाम कश्मीर, ये वाला हिस्सा इधर की साइड में गुलाम कश्मीर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है पूरा, अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत इसे अपना बताता है और एक्चुअली में ये भारत का ही है, भारत का ही होना है, इसे बाद में समय के साथ में पता चलता जाएगा। तो यहाँ की जनसंख्या है 26 लाख, वहाँ पे 100% मुस्लिम है। निश्चित सी बात है, पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है, मजबूरी मान लो या कुछ भी मान लो, पाकिस्तान तो है ही धर्म के आधार पर बना हुआ। अगर धर्म उनका फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो एक तरीके से उनके साथ में अत्याचार होता ही है। बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पाकिस्तान का कब्जा है, इंडिया उसे अपना बताता है, वहाँ पे 10 लाख जनसंख्या रहती है और 100% मुस्लिम है, निश्चित सी बात है। अक्साई चिन, अक्साई चिन चीन के कब्जे में है और इंडिया अपना बताता है। सक्षम घाटी चीन के कब्जे में, इंडिया अपना बताता है। यहाँ पे लोग नहीं रहते, नाम मात्र लोग रहते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये सभी 7 क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ऑल जम्मू कश्मीर बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, तो ये मैंने उसमें पूरा आज की वास्तविक स्थिति बताई है, लेकिन पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो आतंकवादी समूह है, इतनी घटनाएं होती रहती हैं, उनमें मुख्य किरदार कौन है, इसमें पूरी जो घटना है इनमें मुख्य रोल कौन निभा रहा है। ठीक है,
तो शुरुआत करते हैं। तीन भाग हैं इसमें, भारत है, पाकिस्तान है और आतंकवादी समूह है। भारत में इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी का मैं आपको, अगर आपको पता हो तो तीन भागों में बांटा हुआ है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना के अध्यक्ष जो है इस समय बिपिन रावत हैं, और इनसे पहले जो थे दलबीर सुहाग थे। जल सेना के इस समय जो अपने चीफ हैं वो आर के धवन है, और वायु सेना के एयर चीफ मार्शल जो अरूप राय है। तो ये इंडियन आर्मी है अपनी साइड में, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, और उसके बाद में अपनी भारत सरकार है यानी नरेंद्र मोदी। और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो भारत समर्थित है, यानी प्रो कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अमर उमर अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के पुराने पिछले वाले सीएम, उनकी पार्टी वो है, वो अपने भारत का समर्थन करती है।